हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हितन राज पुरोहित आप लोग के लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आया हूँ। ये करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे वीकली वाले, जो वीक में जो मेन मेन इवेंट्स हो रखे हैं, जो बैंक के एग्जाम में, एसएससी के पेपर में, ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, सब इधर अपने करंट अफेयर, करंट इवेंट है, अफेयर्स है, सब इधर अपने कवर करेंगे। चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे बैंकिंग के टर्म्स हो, फिनेंशियल हो, नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, वॉर के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड हो, ऑल सब कवर किए जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे डेज के बारे में है। क्या है? ओके, आप देख सकते हो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। कोई भी जो डे मनाया जा रहा है उसके पीछे मेन रीजन ऐसा रहता है कि लोग उसे अवेयर, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। ओके, ऑफ कोर्स अब लेबर डे की थोड़ी अपनी हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि ये कैसे ओरिजिन हुआ था। ओके, तो थोड़ी अगर हिस्ट्री में जाए तो 19 सेंचुरी के अंदर लेबर डे का मूवमेंट हुआ था, लेबर का मूवमेंट हुआ था। इसके अंदर कुछ डिमांड रखी गई थी कि क्या क्या थी कि फेयर वेजेस होने चाहिए, सेफर वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, शॉर्टर वर्क आवर्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको लेबर है तो उसे जितना पे लिमिटेड जो मिनिमम पे है वो तो मिलना ही चाहिए, उसकी बात की गई थी। और उनके जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और शॉर्टर वर्क अवर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लेबर है तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे नॉन स्टॉप काम करवाया जा रहा है। तो ये सब को देख के एक मूवमेंट निकला था 19 सेंचुरी के अंदर। फिर जो फर्स्ट लेबर डे का जो परेड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 1882 के अंदर, 1882। ये भी हमें अगर पता रहता तो काफ़ी इजी हो जाए। ये सब किसके लिए किया गया था? लेबर राइट्स के लिए। ओके, तो आपका रहेगा 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। क्लियर है? सेकेंड न्यूज़ पे अपने आ जाता है। सेकेंड न्यूज़ क्या कहना चाह रहा है? ओके, महाराष्ट्र। तो एक और महाराष्ट्र आपको पता ही होगा, थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो 1 मई को क्या हुआ था? ये डेट वही वाली है जहां पर क्या हुआ था? डिवाइड हुआ था, डिवीजन हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाए गए थे, क्योंकि ऐसा उस समय डिमांड चल रहा था कि जो गुजराती बोल रहे हैं उनके लिए अलग से स्टेट होना चाहिए, वो आपका गुजरात रहेगा। जो मराठी बोल रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। पहले वो बॉम्बे के अंदर से माना जाता था। ओके, देखते हैं। 1 मई महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द बॉम्बे स्टेट ऑन 1 मई 1960। ओके, कौन सा एक्ट है? तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। ये पता होना चाहिए। बेस क्या था? लैंग्वेज बेस था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। ओके, कौन सी समिति थी जिसके हिसाब से ये सेपरेशन करना पड़ा? ओके, तो ये मेन समिति में याद रखना है, संयुक्ता महाराष्ट्र समिति, यूनाइटेड महाराष्ट्र कमेटी से इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956। पुश फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मराठी स्पीकिंग इंडिविजुअल, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। ओके, तो ये आपको एक एक्ट हमें पता होना चाहिए, और इस समिति का ही, इस कमेटी का भी नाम हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज के बारे में। चलो, गुजरात डे। ओके, अब पहले से ये जो 1 मई को जो गुजरात डे है, इसे गुजरात गौरव दिवस के या दिन के हिसाब से भी हम इसे मनाते हैं। ओके, वही वही बात है, उससे रिलेटेड है। जो गुजराती बोलेंगे उनके लिए ये स्टेट बनाया गया। तो इसकी डिटेल अगर देखे हम तो वही वाला एक्ट लगेगा, बॉम्बे स्टेट एक्ट। ओके, 1960, 1 मई 1960 को ये हुआ था। ओके, डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द गुजराती स्पीकिंग पीपल डेट्स बैक टू 1928, 1928, व्हेन द महा गुजरात मूवमेंट वाज फॉर्म्ड। तो दोनों की, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे आपका गुजरात की, दोनों की अलग अलग समिति है, कमेटी है, वो भी हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इधर अपने 3 डे अपने कवर कर लिया, चाहे वो लेबर डे हो, महाराष्ट्र डे हो या गुजरात डे हो। नेक्स्ट न्यूज पे आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट हाइक शुगर कैन प्राइसेस फॉर द 2025 टू 26 सीजन की बात की जा रही है। ओके, गन्ने की बात की जा रही है, आप फोटो में देख सकते हो। ओके, अब कैबिनेट कमेटी फॉर द इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बहुत सारी, देखो पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी रहती है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये कमेटी है। ये अप्रूव देती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लागू हो जाती है हमारे देश के अंदर। ओके, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना या इसका अप्रूवल बहुत नेसेसरी है, नीडेड है। ओके, तो इन्होंने क्या किया है? FRP, फेयर प्राइसेस की बात की जा रही है, वो कितना रखा है? ये इन्होंने एक टर्म तो बता दिया, न्यू दिल्ली में हुआ था वगैरह। ठीक है, क्लियर है। 30 अप्रैल को। ओके, शुगर कैन सीजन इन द इंडिया इज फ्रॉम कब से लेके कब तक आता है? अक्टूबर से लेके सितंबर का ये आपका शुगर कैन, गन्ने का मेन आपके क्रॉप का टाइम रहता है। और इसकी प्राइस कितनी है वो मेन देखते हैं कि फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट। ओके,
कितना है आपको ऑफर 10.25%। द शुगर मिल विल पे द फार्मर रुपीज 355 पर क्विंटल। क्या ये डेटा हमारे लिए काम का? यस, ये भी पता रहे तो ठीक रहता है। जैसे जैसे डे बाय आप डे बाय डे देख सकते हो कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर बहुत डिटेल और डिप में आता है, तो ये सब डेटा हमें याद रखना है। Okay, it represent a 4.41% 41% increase compared to the last year सीजन के अंदर देखा जा रहा है। ओके, तो हमें इसका एक परसेंटेज पता है। अब इसकी जो प्राइस है वो हमें डिस्कस कर ली, कितना बढ़ गया वो भी हो गया। अगर हम देखा जाए कि हमारे टोटल स्टेट्स जितने भी है उस स्टेट्स के अंदर नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है जो प्रोडक्शन ज़्यादा करता है गन्ने का, तो आपका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन अकॉर्डिंग टू 44.8% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। टोटल उत्पादन का 44.8% जितना तो प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश ही करता है हमारा। ओके, सेकंड नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 25.5%, 25.5%। और थर्ड नंबर पर रहेगा आपका कर्नाटका। आपको नहीं दिखेगा ये थोड़ा सा इसमें, ठीक है, बट मैं आप बोल देता हूँ कर्नाटका रहेगा, उसका 17% के अप्रॉक्स है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट न्यूज पे अपने बढ़ते हैं। ओके, एक अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बारे में अपने एक बार इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये अपॉइंटमेंट के अंदर। ओके, परमेश्वरम अय्यर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट IMF बोर्ड अमीड द स्ट्रेटेजिक ग्लोबल मीटिंग। पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए, इनका नाम क्या है आपका? परमेश्वर अय्यर। ओके, तो नाम तो क्लियर है। ओके, ऑप्शंस में 2-4 बार से इनको बोल लेने का, जिससे क्या है कि एक बार दिमाग में चीजें फिट हो जाए। अब क्या बोला जा रहा है कि ये IMF के बोर्ड के अंदर बैठे हैं। ओके, वहां पर हमारी तरफ से उनको अपॉइंट किया गया है। अब IMF के बारे में थोड़ी अगर बेसिक जानकारी अगर मैं लूँ, बाकी ये सब चीजें अपने पढ़ेंगे, पर IMF के बारे में थोड़ा एक बार मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ओके, चलो पहले अपने IMF के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपने आगे देखेंगे। IMF कब बनाया गया था? 1945 के अंदर, 1945 के अंदर। एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो चल जाएगा, मगर ईयर हमें पता होना चाहिए। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC के अंदर। और DC कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन कहाँ पर है? तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें चाहे IMF की बात करें, दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर ही है। ओके, दोनों वैसे दोनों का जो जन्म हुआ था, इनको एक्चुअली क्या है, इसे ब्रिटेन वुड्स ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। वेट, आगे थोड़ा सा ही आगे चला गया, इससे मुझे एक बार से रुकना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक करना पड़ेगा। ओके, चलो टोटल मेंबर कितने? 191 मेंबर है। ओके, नंबर हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इंडिया जब से ये फाउंड हुआ था IMF, तब से लेके अभी तक इसका मेंबर है। ओके, ये बात हो गया। कौन है इसके MD, कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? तो आपका रहेगा क्रिस्टिना जॉर्जीवा। कहाँ से? ये बल्गेरिया से है। ओके, तो काफी समय से यही है, तो नाम यस एक बार आप रट लो, याद कर लो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये कौन कौन से जो रिपोर्ट्स है मार्केट में पब्लिश करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसमें से आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स है और फिस्कल मॉनिटर है। तो ये सब पब्लिश करता है IMF। एक्चुअली IMF करता भी क्या, मेन फंक्शन क्या IMF का? तो ये फंड प्रोवाइड करता है, पैसा देता है, लोन देता है। बट किस लिए कौन लोन देता है? डेवलपमेंट के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है, मगर IMF जो फंड प्रोवाइड उन कंट्री को देता है जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा हो, गरीबी, देश नहीं चला पा रहे हैं, तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म के लिए वो फंड लेते हैं IMF के पास से। ऑफ कोर्स इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है। पाकिस्तान ने कई बार ये फंड ले रखा है। ओके, बेल आउट पैकेज ऑलरेडी ले रखा है, अभी भी इन्होंने डिमांड की है। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि जो परमेश्वर अय्यर जी है वो चाहे वहां पर गए, हमारी साइड से अपॉइंट हुए हैं, तो चीज़ों को देखेंगे और हम ऑफ कोर्स ट्राई करेंगे कि पाकिस्तान को ये जो पैकेज मिलने वाला है वो ना ही मिले तो अच्छा है। ओके, तो हमारे साइड से ऑफ कोर्स इसका ट्राई रहेगा। अब एक बार न्यूज़ पे आ जाता है, ये तो IMF के बारे में हमने जान लिया, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। ओके, इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अपॉइंटेड द परमेश्वर अय्यर एज अ इंटरिम नॉमिनी टू द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर मेंबर बने। ओके, दिस कम्स ahead of the IMF critical decision making meeting on May। ये तो हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 1.3 बिलियन क्लाइमेट जो आपका ये लोन दिया जा रहा है उसके अंदर भी हमारा रोल रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि हम रिव्यू करने वाले हैं जो पाकिस्तान को $7 बिलियन का
जो बेल आउट पैकेज मिलेगा उसको हम रिव्यू करेंगे, क्या हमें इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसमें हमारा क्रिटिकल रोल रहेगा परमेश्वर अय्यर जी का। कौन है ये, तो इनके थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखें तो ठीक रहेगा। तो ये फॉर्मर सीईओ ऑफ द नीति आयोग के रहे हुए, नीति आयोग अपने इंडिया की हाईएस्ट थिंक बॉडी है, इसके चेयरमैन कौन रहते हैं, अपने इंडिया के पीएम। तो नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट में क्या उनके कौन है, नीति आयोग के चेयरमैन। फिर आगे देखते हैं, करंटली सर्विंग एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक और नोन फॉर द लीडिंग इंडिया स्वच्छ भारत मिशन। तो इनके आप कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। और आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर टोटल कितने डायरेक्टर होते हैं, 25 डायरेक्टर होते हैं। अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं उसके अंदर इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है और भूटान होता है। ये चार कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें से अभी इंडिया की तरफ से व्यक्ति गए हैं, इनको अपॉइंट किया गया। क्लियर है, ठीक है। जो न्यूज किसके बारे में क्लियर हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन ऑन अप्रूविंग, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 1.3 बिलियन का क्लाइमेट का जो लोन दिया है उसको देखेंगे, और 7 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो पाकिस्तान को मिल रहा है उसके बारे में। ऑफ कोर्स इंडिया जिस हिसाब से भी इंडिया पाक का जो टेंशन चल रहा है, वॉर के जो हमारे चांसेस काफी लगी रहे, आप भी देख सकते हो कि कुछ ना कुछ हर घंटे, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ नई न्यूज आ जाती है जिससे टेंशन और बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। ओके, तो इसके अंदर इस समय ये काफी रोल अच्छा प्ले कर सकता है। हम एक प्रकार से लॉबी करेंगे कि हम पाकिस्तान को ये लोन ना दे किसी तरह से। ओके, अब बाकी जो भी होगा फ्यूचर में इसके बारे में देखेंगे क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाता है। एक और अपॉइंटमेंट है एयर मार्शल एन तिवारी, आप फोटो भी इनका देख सकते हो। ओके, टू टेक चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ओके, तो हमें पता होना चाहिए जितने भी हमारे फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो मेन आपके चीफ है उनका नाम पता होना चाहिए, उनके वाइस आपके चीफ है वो दोनों का ही नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इनका नाम है एन तिवारी। बाकी अगर आपको नहीं पता है एक बार चल जाएगा। डन, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज पे अपने ओके, एक और न्यूज अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। अपॉइंटमेंट बहुत सारे हुए इस वीक के अंदर, तो और वो भी मैंने सबके सब कवर नहीं किए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है कि हाँ ये आ सकता है, ये थोड़ा यूनिक है, वही वाली चीज मैंने अपने कवर की है। आईएएस विनोद कुमार, फोटो इनका देख सकते हो। ओके, एज्यूम एज अ चार्ज एज अ चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर। हमें लग रहा हो कि सीईओ जो कंपनी के अंदर होते हैं वो वाले हो गए, नहीं नहीं, कंपनी वाले नहीं है ये, आपके किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रल ऑफिसर ऑफ बिहार ये बने हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो जितने भी स्टेट्स रहते हैं उनके सबके इलेक्टोरल ऑफिसर होते ही है, और वो उस स्टेट के अंदर जितना भी जो इलेक्शन की प्रक्रिया रहती है उस सब का सब मैनेज वो लोग करते हैं, देखते हैं किसी प्रकार की धांधली तो नहीं हो रही है, वो देखा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, कैबिनेट डिसाइड टू इंक्लूड द कास्ट काउंट इन द नेक्स्ट सेंसस के अंदर। मोस्ट आईएमपी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा अपने डिटेल में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। देखो सेंसस तो आपको पता ही है, हर 10 साल के अंदर क्या होता है, हर 10 साल के अंदर कि भैया हम कितने बड़े, हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी है। ओके, तो उसका पूरा एक सेंसस आता है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। अब इसके अंदर के काफी समय से ये भी डिमांड चल रही थी कि जो काउंटिंग हम कर रहे हैं ना, वो कास्ट के बेस पे, कास्ट भी कि ये इतने हैं, जैसे ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण की इतनी जनता है, राजपूत की इतनी है, तो कास्ट के ऊपर वो बात की जा रही है कि कितना उनका पॉपुलेशन है वो भी शो करें। तो यस, कैबिनेट ने ये डिसाइड कर दिया है कि अब नेक्स्ट सेंसस आएगा उसके अंदर ये डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। काफी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज की डिमांड कर रही थी, पर अल्टीमेटली ये अप्रूव हो चुका है। डिटेल एक बार पढ़ते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसके जो हेड होते हैं ना वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। तो दूसरी कमेटी तो पार्लियामेंट की आज कवर हो गई है, एक इकोनॉमिक वाली थी और एक कौन सी आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स वाली। इन्होंने अप्रूव कर दिया है कास्ट वाला सेंसस, जो नेक्स्ट फ्यूचर में भविष्य में फोर्थ कमिंग जो सेंसस आएगा उसके अंदर ये डेटा आपको दिया जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हर 10 साल के अंदर ये आता है, सेंसस आता है। ओके, इसके अंदर एसेंशियल पॉपुलेशन डेटा है वो कहीं ना कहीं पब्लिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कौन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, ये करता कौन है, देखता कौन है, मैनेज कौन करता है। ओके, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ये हो गया और उसके अंदर ये कौन सी डिपार्टमेंट आता है वो भी क्लियर हो गया, ये मैनेज करता है इंडिया का सेंसस। डिमांड फॉर द कास्ट डेटा इन द अपकमिंग सेंसस की बात है, तो वही मैंने आपको बता दिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज है काफी समय से डिमांड करती, और मेरे इतिहास भी इसका है, इतिहास के बारे में अभी इतना खास डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये पहले चीज बोले कि
इसके पहले होता था, हाँ अंग्रेजों के जमाने पे ऑलरेडी ये कास्ट बेस्ड सेंसस होता ही था, ठीक है, चलता ही था। फिर धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, आते आते अभी ओबीसी का ही कहीं ना कहीं, कास्ट का नहीं होता, कैटेगरी के सेंसस है कि हमारे इंडिया के अंदर इतने ओबीसी है, इतने एससी है, इतने एसटी है, वो ही बताया जाता है, उसमें कास्ट में हम लोग नहीं जा रहे थे, और ये अच्छा भी था। ओके, पर अभी से ये चीज ही बताई जाएगी। ओके, द डिमांड, देयर इज अ ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन दैट द नेक्स्ट सेंसस में इंक्लूड द कास्ट डेटा, ये बता दिया मैंने आपको। कास्ट सेंसस मीन इंक्लूजन ऑफ द कास्ट वाइज टेबल ऑफ इंडिया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब और भी इसके रिलेटेड जो डेटा है वो एक बार देखा जाए। ओके, द कास्ट डेटा वर कलेक्टेड फॉर द 2011 सेंसस। 2011 के अंदर, 2011 के अंदर ऑलरेडी हमने ये डेटा लिया था, मगर पब्लिश नहीं किया था। कांग्रेस ने काफी डिमांड किया था कि डेटा पब्लिश करो, पर इतना नहीं, अल्टीमेट कोई ना कोई कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज है इस पे अप्रूवल नहीं मिला। ऑफकोर्स 2011 के अंदर तो यूपीए की ही सरकार थी, तो बाकी सब लोगों ने डिसाइड किया कि अभी इसको पब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि तो डेटा अभी तक वो रिलीव नहीं किया गया है। In 1961, the government of India recommended the state conduct their own survey for the state specific OBC list. 1961 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि ये अगर आपको करना है तो स्टेट अपने हिसाब से कर सकता है, क्योंकि वैसे भी ये किसके पावर के अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। 3 लिस्ट होती है, एक तो यूनियन लिस्ट होती है जिसके अंदर यूनियन के पावर्स है वो सब कवर होते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर ओनली स्टेट के पावर, एक रहता है कॉन्करेंट लिस्ट करके, इसके अंदर पावर्स के एक प्रकार से कंबाइन होते हैं पावर, स्टेट और किसके होते हैं, यूनियन के, वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। क्लियर है, ओके। फिर आगे इसमें और मैं इसको कंटिन्यू करूं तो देयर वर नो सेंट्रल रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी एट दैट टाइम। उस समय किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था ओबीसी को सेंट्रल लेवल के ऊपर, उस समय की बात है ये, अभी की बात नहीं है। थ्रू सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसका सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है, तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, बात की जा रही है, बट कुछ पावर इनको भी दिए गए थे स्टेट के अंदर। The collection of the Statistics Act 2008 allow state and local bodies to gather necessary data as seen in the कर्नाटका 2015 और बिहार 2023 के अंदर। तो ये पावर दिया गया था, और उसके बाद में इन्होंने जो डेटा है वो गैदर भी किया था। 2 स्टेट का भी इधर नाम मेंशन है, एक तो कर्नाटका 2015 के अंदर और बिहार 2023 के अंदर। ग्लोबल कंपैरिजन किया जाए कि ओके, तो मैनी कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, ये जो अपने सेंसस ये लोग भी निकालते हैं, बट ये निकालते हैं 10 साल के अंदर एज लाइक अस, हमारी तरह ही। मगर जैसे कनाडा हो गया, जापान हो गया, ये 5 साल के अंदर ये डेटा पब्लिश करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ग्लोबल कंपैरिजन भी कर दिया और थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अपने इधर डिस्कस कर दिया। फिर देखते हैं, अब सेंसस की बात आई है तो आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ टर्म्स है हमें पता होना चाहिए। एक एनपीआर करके भी रहता है और एक एनआरसी भी है न्यूज के अंदर, तो उसका भी हम एक बार कंपैरिजन करें, तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं, और इस डिस्कशन के अंदर आपको जितने भी टर्म्स है वो एकदम क्लियर हो जाए। चलो आरजीआई के बारे में पहले देखते हैं। व्हाट इज आरजीआई? रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 1961, 1961 में ये फाउंड हुआ था। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर अरेंजिंग, conducting and analyzing the result of the demographic survey of India, including the census of India and the language survey of India, ये सब। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी आरजीआई के बारे में, रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में, जो ये वही वाले डिपार्टमेंट है जो सेंसस की इंफॉर्मेशन लेता है, संभालता है, देखता है, मैनेज करता है, जो ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं आज ही अभी ही। ओके, अब देखो इसमें एनपीआर और सेंसस के बारे में, पहले तो एनपीआर होता क्या है, सेंसस तो अभी तक हमने डेटा देख लिया है, कंपैरिजन कर लेंगे, पर और थोड़ा इसका इस साइड जाता है। एनपीआर के बारे में थोड़ा पहले जान, सेंसस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है ही, ओके, बट अभी एनपीआर भी देख लेते हैं। चलो एनपीआर के बारे में अगर हम देखें तो फुल फॉर्म सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखो नाम के अंदर ये आंसर है, एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितना भी पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या है उसका रिकॉर्ड इसमें होगा, वो आपका एनपीआर है। ओके, the next census introduce a crucial initiative updating the national population register, okay, which forms for the foundation for establishment of the national register of citizen। ये आपका एनआरसी की बात, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ओवरऑल कि एनआरसी
को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एक हेल्पिंग डेटा के लिए एनपीआर बनाया गया है। ओके, एनपीआर, ओके, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एनपीआर का डेटा एनआरसी के अंदर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ द यूजुअल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है? तो ऐसे लोग, समवन हु लिव्ड इन द प्लेस, मतलब इंडिया में 6 महीने के लिए रह रहे हैं या उससे ज्यादा, या फिर भविष्य के अंदर उसको और 6 महीने की रहने की इच्छा है या फिर सोच रहा है, ठीक है, उनका सबका रिकॉर्ड किसके अंदर होगा? एनपीआर के अंदर होगा। तो एनपीआर वाला हमारा सिटीजन है कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी करंट इंडिया में वो रह रहा है ना, वो रहेगा। अब बोले सर सिटीजन नहीं तो इंडिया में कैसे रह रहा है? अरे एनआरआई भी तो रहते हैं, रहते ही है। फॉरेनर्स, बहुत सारे जो फॉरेनर्स रहते हैं वो कुछ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इंडिया में आके रहते हैं, तो वो भी एनपीआर के अंदर काउंट रहते हैं। क्लियर है? तो ये डेटा हो गया। फिर क्या? इट इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन एज वेल एज अ फॉरेन सिटीजन। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों ही इसके अंदर क्या रहेगा? काउंट होगा एनपीआर के अंदर। इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट अ लोकल, कौन प्रिपेयर करता है? लोकल, विलेज एंड सब टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ओके, और ये सब डेटा रहता है। ओके, तो कौन सा इसके अंदर? एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग ये सब चीजें प्रिपेयर की जाती है। टाइमलाइन की बात करते हैं। द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कब रेडी किया गया था, प्रिपेयर किया था? 2010 के अंदर ये प्रिपेयर किया था। एंड अपडेशन ऑफ दिस डेटा वाज डन ड्यूरिंग 2015। 5 साल के बाद में वो जो डेटा है उसको अपडेट कर दिया गया था, बट पहली बार प्रिपेयर कब किया था? 2010 के अंदर। छोटे छोटे डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार चीजों को याद रखना है, रट लेना है तो फिक्स हो जाएगा ये। ओके, और ये कैसे किया था? ऑफकोर्स डोर सर्वे हुआ था। आपको पता ही है जब सेंसस होता है उस समय आपके घर पे कुछ लोग आते हैं गवर्नमेंट की साइड से, और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे लेके जाते हैं। ओके, क्लियर है? तो एनपीआर के बारे में तो चीजें क्लियर हो गई होगी कि एनपीआर के अंदर क्या क्या काउंट होता है, कौन बनाता है, और ये क्या करेगा, पहली बार कब। तो जो अपने दिमाग में क्वेश्चन थे वो एनपीआर के रिलेटेड कवर हो गए होंगे। एनआरसी तो अपने देखेंगे। एक काम करते अपने, पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख ले, क्योंकि एनपीआर हमें अभी समझ में आ गया है। तो क्या डिफरेंस है सेंसस और एनपीआर के बीच में? ओके, तो सेंसस एक्ट की बात की जा रही है। वेट अ मोमेंट, वो कहा गया व्हील व्हील कहा गया। कोई ना, चलो देख लीजिए। सेंसस एक्ट 1948 के तहत इसका ओरिजिन हुआ था सेंसस का। ओके, वही देख रहे हैं कि इसका जो एनपीआर का ओरिजिन हुआ था सिटीजनशिप रूल 2003 के अकॉर्डिंग। तो कई आप लॉ वॉ के कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ, या एसएससी के पेपर से, तो वहां पर ये भी पूछा जाता है जब पेपर टफ करते हैं उस समय की बात। पर्पस किया जा रहा है, तो सेंसस का पर्पस है असेसमेंट, पॉलिसी एंड प्लानिंग के लिए। वही जो एनपीआर है वो क्यों लागू किया, क्यों लाया गया है? एनआरसी को हेल्प करे, एनआरसी को कहीं ना कहीं क्रिएट करे। बोले ये तो सर एनआरआईसी लिखा हुआ है, वही आई से इंडिया है, एनआरसी को एनआरआईसी भी बोला जा सकता है। ओके, इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो उसके अंदर लिटरेसी है, माइग्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, उसके ये सब इंफॉर्मेशन उसके अंदर ली जाती है। वही एनपीआर के अंदर बर्थ डिटेल ऑफ द पेरेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों ही कवर किए जाते हैं। डेटा प्राइवेसी की बात की जाती है तो सेंसस के अंदर जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, पर एनपीआर के अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है। पनिशमेंट है, अगर आप सेंसस में अगर डेटा आप रिलीव अपने कुछ नहीं करना चाहते तो कोई पनिशमेंट नहीं है, एनपीआर के अंदर आपको बताना ही पड़ेगा, और आपने कोई नहीं बताया तो फ्यूचर में पता चलता है तो उसकी पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। तो देखा जाए तो एनपीआर ज़्यादा सटीक है, थोड़ा अच्छा भी है, जो एक्चुअल हमें इंफॉर्मेशन देता है करंट की, हमारे देश की। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हो क्या कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, और ठीक है। और अभी न्यू वाला है जो भी सेंसस के बदले आएगा। चलो अब एनआरसी की बात कर लेते हैं। ओके, अभी मिल ही नहीं रहा था मैं। ओके, एनआरसी की बात करते हैं तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को पता ही होगा, बहुत अपने इंडिया में बहुत सारे लोग एनआरसी का विरोध कर रहे थे। अभी तो असम के अंदर लागू भी हो गया है, ऐसे धीरे धीरे सब स्टेट्स को ये लागू करना पड़ेगा, स्टेट बेस पे ये लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस एक्ट को बना दिया है। ओके, एनआरसी के बारे में देख रहे हैं तो देखो एनपीआर और एनआरसी में क्या डिफरेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, ये कैसे हेल्प करेगा? तो इट इज अ लिस्ट ऑफ द जेन्युइन इंडियन सिटीजन ओनली। उसके अंदर एनपीआर था ना,
उसके अंदर हम जो यूजुअल रेसिडेंट होते हैं वो अपने कवर कर रहे थे, चाहे वो बाहर का व्यक्ति होगा वो भी कवर होगा, पर एनआरसी के अंदर वो कवर नहीं होगा, अपना सिटीजन है वो ही कवर होगा। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल रजिस्टर of citizen NRC date back to the 1951 census which created the first record of the citizen and resident। ओके, पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट यू और योर एंसेस्टर वर इंडियन सिटीजन बिफोर अ कट ऑफ डेट। ये प्रूव करता, ये दिखाता है कि आप और आपके जो पूर्वज है, ओके, वो इंडिया के सिटीजन रहे हुए हैं कि नहीं। ओके, तो ये आपको प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे बताया जाए कि आप इंडिया के ही नागरिक हो। ये क्या आइडेंटिफाई करेगा? इलीगल इमिग्रेंट्स एंड अपडेट द सिटीजनशिप लिस्ट। आप देख सकते हो अपने इंडिया में बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बांग्लादेशी है जो अपने इंडिया में आके रह रहे हैं, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, एक कानूनी तरीके से नहीं है, लीगल नहीं है, सब इलीगल है ये सब के सब, ठीक है। तो अगर उनको निकालना है तो एनआरसी के थ्रू ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज अपने उनको बाहर नहीं निकाल। तो कैसे उनको सेपरेट करोगे? सेपरेट नहीं कर सकते ना। ओके, इंप्लीमेंट ओनली और ओनली अभी तक कहां पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है और कहीं भी नहीं हुआ है। क्लियर है? डन है? आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे अभी। ओके चलो, अब इसके अंदर देखो, पहले अपने क्या कर दिया, सेंसस और एनपीआर का डिफरेंस हो गया। अब एनपीआर और एनआरसी के बीच में डिफरेंस, तो एकदम चीजें एकदम क्लियर ही हो जाएगी क्या बोलना जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने देख सकते हो, ओके, कवर। तो इसमें ऑल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रह रहा है वो सब के सब कवर हो गए एनपीआर के अंदर। और देखो नाम के अंदर ही आंसर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो इंडिया में की जो पॉपुलेशन वो इसके अंदर कवर होगी, ओके, जो रह रही है प्रेजेंट में। बट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये ओनली सिटीजन की बात कर रहा है, ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो इसके अंदर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया ही कवर होंगे, फॉरेनर से इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। प्रूफ नीडेड, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं चाहिए सिटीजन, आपको नागरिकता का कोई आपसे प्रूफ इसमें नहीं आपसे मांगा जाएगा एनपीआर के लिए। वही देखा जा रहा है, तो यस, एनआरसी के लिए रिक्वायर्ड द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप, आपको प्रूफ बताना पड़ेगा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इस भारत देश के नागरिक हो। पर्पस देखा जाए तो वेलफेयर प्लानिंग सेंसस सपोर्ट करने के लिए इसका पर्पस है, ये इसके लिए हमने एनपीआर लाया हुआ है। वही एनआरसी का देख रहे हैं तो आइडेंटिफाई लीगल सिटीजन, एक्सक्लूड इलीगल एमिग्रेंट्स। तो एकदम पर्पस एकदम क्लियर है, नेट है, एकदम क्लियर है, अच्छा भी है। ओके, स्टेटस है, स्टेटस देख रहे हैं तो ऑन गोइंग लिंक्ड टू द सेंसस, तो चल रहा है और ये सेंसस के साथ में लिंक्ड भी हो जाएगा, लिंक्ड हो चुका है एक्चुअली। ओके, वही बात करते हैं एनआरसी, तो अभी तक इंप्लीमेंट नेशनली नहीं हुआ था, अभी तक ओनली असम के अंदर ही इंप्लीमेंट हुआ है, बाकी स्टेट में अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लीगल बेसिस की बात की जा रही है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, रूल आपका रहेगा 2013, इधर कौन सा एक्ट लग रहा है? 1955 वाला, दोनों सेम है। रिस्क ऑफ द एक्सक्लूजन, यस, रिस्क अगर देखा जाए तो एनपीआर के बेसिस पे किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को इंडिया से बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर एनआरसी के अंदर निकाला जा सकता है। यस, इफ यू कांट प्रूव द सिटीजनशिप, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो उसके बाद में आपको एक्सक्लूड कर दिया जा सकता है भारत से, इंडिया से। क्लियर है? तो पूरा चीजें अपनी डिटेल कर दी, थोड़ा टाइम लगा, बट जो ये एक बार ये सब चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट अपने अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर अपॉइंटेड चीफ ऑफ द स्टाफ, चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। अब देखो एयरफोर्स की बहुत सारी कमांड है, आप देख सकते हो आपके सामने एक मैप है भारत का, जैसे सेंट्रल एयर कमांड है, ये कहाँ पर है आपका? प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर। आप देख सकते हो जो यूपी है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ के साथ साथ में किसका, ठीक है, इसको सेंट्रल के अंदर अभी रखा हुआ है, तो ये सेंट्रल उनकी कमांड है। और वेस्टर्न एयर कमांड की है तो वो न्यू दिल्ली के अंदर है। शिलोंग में कौन से? ईस्टर्न एयर कमांड की जा रही है। और नागपुर के अंदर मेंटेनेंस कमांड है। बेंगलुरु के अंदर ट्रेनिंग कमांड है। तिरुवनंतपुरम के अंदर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है। गांधीनगर के अंदर कौन सा? स्वैक है, क्या बोलते हैं, स्वैक, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है। तो इसके हेड बने हैं, कौन बने हैं? जिनका नाम है नागेश कपूर। गांधीनगर के अंदर जो स्वैक है उसकी बात की जा रही है। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं अपने। ये इंटरनेशनल न्यूज है, ओके, और इंडिया के साथ इसका कनेक्शन है तो वो कवर कर रहे हैं। इंडिया री एडेड टू द यूएस प्रायोरिटी लिस्ट, वॉच लिस्ट अंडर द 2025 स्पेशल 301 रिपोर्ट।
देखो यूएस गवर्नमेंट एक रिपोर्ट निकालती, एक पब्लिश करती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये किसके रिलेटेड है? आईपी के रिलेटेड है। आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी संपत्ति जो दिख नहीं रही है पर वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के हिसाब से उसको क्रिएट की हुई है। जैसे आप देखते हैं पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये सब के सब इसका पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। ओके, तो आईपी के रिलेटेड ये रिपोर्ट्स निकाली जाती है। अब एक बार इसको रीड करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। The Special 301 report is an annual review by the United States Trade Representative USTR जिसे बोला जाता है, that assess the how well other countries protect IP राइट्स एंड द इन्फोर्स देम। एक्चुअली ये रिपोर्ट क्या देखता है? एक एनुअल रिव्यू करता है। कौन करता है? यूएसटीआर करके करता है। ये देखते हैं जो कंट्रीज है वो आईपीज को कैसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, संभालते हैं, देखते हैं उसकी मतलब कोई परेसी तो नहीं हो रही है, चोरी तो नहीं हो रही है, उसको संभालते हैं कि नहीं संभालते। ओके, उनको लग रहा है ये कंट्री प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको वॉच लिस्ट के अंदर रखा जाता है, और वही इंडिया को इस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। क्या नेगेटिव है? हाँ, थोड़ा थोड़ा यूएस के हिसाब से देखें तो नेगेटिव तो हुआ ही है। Okay, it is a report that identify countries where US businesses may face the issues the related to the IP protection, जो मैंने आपको बता दिया, piracy हो गया, counterfeiting और the weak enforcement, यहाँ पर अच्छे से चीजों को लागू नहीं हो सकती, ऐसे देशों को इस लिस्ट के अंदर वो रखते हैं। ओके, ये पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ था? 1989 के अंदर ये लिस्ट इन्होंने निकाली थी। इंडिया के साथ में और भी बड़े बड़े देश है जो इस लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? चाइना है, इंडोनेशिया है, रसिया है, अर्जेंटीना है, ये सब के सब प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर इन्होंने रखी है, वो देखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये न्यूज काम की है तो अपने इधर कवर कर लिए। आगे देखिए, यस, इंडियाज फर्स्ट एवर रिलीज ऑफ द टू जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज। साइंस के रिलेटेड थोड़ा ये टर्म है, यहाँ है। जीनोम मतलब कैसा रहता है कि डीएनए के अंदर कोई चेंज किया जा रहा है। तो देखो अभी डे बाय डे आप देखो तो एग्रीकल्चर के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, वहाँ पर ही बहुत सारा अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, और रिसर्च के अंदर ऐसे देख रहे हैं कि अभी ऐसे कोई ना कोई नया ऐसा क्रॉप लाया जाए जो कम मेहनत में ज़्यादा रिटर्न दे, ओके, जिसपे वेदर के इतने इम्पैक्ट ना बढ़े। ओके, तो ये साइंस जो साइंटिस्ट है वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। तो ये ऑलरेडी अपने बना दिया है कि इंडिया फर्स्ट एवर रिलीज ऑफ द टू जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, चावल की वैरायटी की बात की जा रही है। ओके, चलो अब इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी को मिक्स करके इन्होंने एक नया कोई वैरायटी बनाया है, वो करेक्ट। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप द जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, ठीक है, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज। इंडिया हैज लॉन्च इज द फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। ओके, इसके अंदर आपका रहेगा कमला, जिसे बोलते हैं DRR धान 100, ठीक है। तो इसकी जो एक वैरायटी है कमला और एक है पूसा, ये दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक है कमला और पूसा, इन दोनों को साथ में लाने के बाद में किसने लाया और कौन सी टेक्नोलॉजी? डेवलप्ड बाय ICAR, कल्चरल के रिलेटेड ये आपका अनुसंधान है। उन्होंने कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करके किया है? तो क्रिप्स Cas9 टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने एक नई वैरायटी बनाई है। कौन कौन से अनुसंधान, कौन कौन से बॉडीज है इसमें इन्वॉल्व थी? तो दो इंपॉर्टेंट बॉडी है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, वो कौन कौन से है? तो दो इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, ICR का फुल फॉर्म है, हैदराबाद, ओके, बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड एक संगठन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द राइस रिसर्च, एंड न्यू दिल्ली बेस्ड द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों के दोनों साथ में आए और उन्होंने ये काम किया है। ओके, इन्होंने क्या किया है? ब्रीड इंप्रूव्ड किया है जी, तो जी म्यूटेंट रेट ऑफ द पॉपुलर सांबा मसूरी एंड आपका रहेगा कॉटन डोरा करके है, वेराइटीज यूजिंग द क्रिप्स नाइन्स, एंड उन्होंने ये ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने बनाया है। इन द 2023 और 24 बजट, उस बजट के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपए रखा था कि जिससे क्या रहेगा, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ना कुछ आप ऐसे कुछ आविष्कार आप करो, इनिशिएटिव करो, ओके, जिससे हमारे किसानों को बेनिफिट हो, हमारी जनता को बेनिफिट हो। तो देख सकते हैं 500 करोड़ का कहीं ना कहीं हमारा बेनिफिट आप देख सकते हो, रिजल्ट आपके सामने, ओके।
अब देखो डीएनए एडिटिंग कैसे होती है, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको चीजें बताता हूँ। देखो आपको पता ही है हमारी बॉडी में सेल होते हैं, और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर उसमें रहता है आपका क्रोमोसोम रहते हैं। ये तीन चीजें रहती हैं। ओके, हो गया। अब देखो इसके अंदर आप और इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखते हैं इस टाइप का आपके सामने आपका मॉलिक्यूल रहता है। तो इसमें उनको लग रहा है कि ये वाला पार्ट है, इसको चेंज करके अपना एडिटेड कुछ कर लेते हैं कि हम कुछ ऐसा नया पार्ट डालें जिससे क्रॉप ज़्यादा हेल्दी बने, ज़्यादा रिटर्न दे, वो वाला। तो इसमें वो एडिट करके जो पार्ट है जिसको हटाना है और उसके एक नया पार्ट वो ऐड कर दे। देखो आप सिंपल आप देख सकते हो, इस पार्ट को हटा दिया और ये पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में हमने क्या कर दिया, एक हेल्दी डीएनए बन जाता है, तो हमें ज़्यादा रिटर्न करने का काम करता है। तो ये आपके सामने पिक्चर है, चलचित्र है, जिससे आप इजीली आप समझ सकते हो ऐसे वो डीएनए को एडिट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? यस, बढ़ना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? ओके, देखो इंडिया में कोई बाहर के फेमस कोई लोग आ रहे हैं, फेमस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विजिट कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार के, चाहे वो किसी और देश के प्रेसिडेंट है, पीएम है, फॉरेन मिनिस्टर है, तो हमें वो न्यूज़ में रहता है और हमें पता भी होना चाहिए। ओके, फोटो में आप देख सकते हो। ओके, ये कौन भाई साहब है, कहाँ से आए देख लेते हैं। तो ये अंगोला के प्रेसिडेंट है। ओके, अंगोला के प्रेसिडेंट है, और ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है। ये अंगोला के जो प्रेसिडेंट की वाइफ है, और ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ओके, अब ये भाई साहब जो आए हैं उनका नाम भी एक बार अपने देख लेते हैं। तो इनका नाम बड़ा प्यारा है, जाओ, ठीक है, जाओ लोरेंसो। ओके, तो जाओ से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। काफी नाम तो बड़ा है, पर अपने ऐसा रखा हुआ है जिससे इजीली हमें कनेक्ट कर पाए और याद कर पाए। ओके, अब ये कब से कब तक उनकी विजिट है, तो थी ऑफ कोर्स 1 से लेके 4 मई तक उनका विजिट था, इन्होंने इंडिया का दौरा किया है। अब जो ये अंगोला है, ओके, ये कहाँ पर आया हुआ है, ये धरती के कौन से पार्ट पे आया हुआ है, तो अफ्रीका में आया हुआ है। ओके, देखा जाए तो ये मतलब 38 साल के बाद अंगोला को कोई प्रेसिडेंट अपने इंडिया में आया है, और हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन धीरे धीरे ऐसे कंट्रीज में भी पहुंच रहे हैं जहां पर इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आज नहीं तो नहीं, फ्यूचर में कोई ना कोई हम बेनिफिट, वो भी हमसे बेनिफिट लेंगे और हम भी बेनिफिट लेंगे, और हमारा सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ता है इससे। ओके, तो इन्होंने 38 साल के बाद में इन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल इन्होंने विजिट किए। इनका नाम तो ये हो गया, राष्ट्रपति भवन में आए हैं। इंडिया एंड अंगोला आर सेलिब्रेटिंग द 40वीं एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन। ओके, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए उन्होंने एक एनिवर्सरी, एक प्रकार से एक आप बोल सकते हैं रिलेशन को बढ़ाने के लिए सब एक्टिविटीज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, तो प्रेसिडेंट ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इनको। क्यों किया हुआ है, क्योंकि एक और जो ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं अंगोला के प्रेसिडेंट जाओ, ओके, ये अफ्रीकन यूनियन के भी चेयरमैन बने हैं। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, अगर ये व्यक्ति से अगर बढ़िया से अगर हमारे सॉफ्ट जो अगर रिलेशन रहते हैं तो हमें बेनिफिट भी करेगा हमें अफ्रीका के साथ डील करने में। जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, हमारा सॉफ्ट पावर जितना अच्छा होगा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब एक और चीज हुई है, अंगोला ने ज्वाइन कर दिया आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक्चुअली क्या इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक अलायंस बनाया है, सोलर अलायंस बनाया गया है। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम के अंदर मिलेगा, गुड़गांव के अंदर मिलेगा, हरियाणा के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो दिल्ली एनसीआर के अंदर। ओके, अब ये किसके रिलेटेड है कि धरती का कुछ ऐसा पार्ट है, ओके, जहां पर क्या सूर्य की किरणें डायरेक्ट है, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तो उन्होंने इसी आइडिया को ऐसा रखा कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा अलायंस बनाएं, ओके, जो ये हमें सूरज के द्वारा जो एनर्जी मिल रही है उसको कैसे कन्वर्ट करे। तो उन्होंने बहुत सारे, ये आप देख सकते हो, जो पैनल्स वगैरह लगाने का काम किया, और उससे वो अर्न भी करते हैं। तो इस संगठन के जो कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल जो नीड है, जो फाइनेंशियल पैसा है, उनको पैसा लोन प्रोवाइड करने का काम करता है आईएसए। एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ओके, बाकी इधर लिखा हुआ आप देख सकते हो, 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ आईएसए का। ओके, और ये कौन से नंबर का जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, तो 123rd नंबर का मेंबर है आईएसए के अंदर। संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओके, अब देख सकते हो 2015 के अंदर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इन दोनों ने मिलके ये इस संगठन की
इसको स्टैब्लिशमेंट किया था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो देख लिया गुरुग्राम के अंदर। और इंडिया ऑफर द $200 मिलियन डिफेंस क्रेडिट टू द अंगोला फॉर द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। ऑफ कोर्स ऐसे अगर कंट्री जा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, आप नहीं दोगे तो रिलेशन कैसे बिल्डअप होगा, हो ही नहीं सकता। डन, तो 200 मिलियन दिया है हमें डिफेंस के लिए, इससे वो आत्मनिर्भर बने, मॉडर्न बने उनका सिस्टम। चलो और भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी कंट्रीज अगर हमने इंडिया में विजिट करती है या फिर इंडिया के साइड में अगर कोई इंडिया खुद अगर कहीं विजिट करता है, ओके, तो वहाँ एग्रीमेंट्स है वो साइन होते हैं। ओके, तो इधर भी एग्रीमेंट साइन हुआ है अंगोला के और इंडिया के बीच में। कौन कौन से एरिया के अंदर है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। तो ये सिलेक्टेड एरियाज आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और अगर देखा जाए तो 3 एग्रीमेंट इसमें और एमओयू साइन हुए हैं, ओके, जो कोऑपरेट करेंगे आयुर्वेदा फील्ड के अंदर और मेडिसिन सिस्टम के अंदर। ओके, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारे एग्रीमेंट्स या एमओयूज है वो साइन हुए। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज पे अपने आते हैं। क्या बोला जा रहा है? एफएम सीतारमण आपका रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण लीड्स इंडियन डेलीगेट एट द ADB 58 एनुअल मीटिंग के अंदर। ओके, तो देखो डेलीगेशंस के अंदर ऐसा कुछ भी ऐसा रहता है तो फॉरेन मिनिस्टर अपने इंडिया के साइड से जाता है। ओके, और कहाँ गए हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है 58वें नंबर के एनुअल समिट के अंदर। और ये समिट कहाँ पर हुई है, मीटिंग कहाँ पर हुई है, उसकी जगह भी हमें पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है? मिलान, इटली के अंदर। और ये डेट 4 से लेकर 7 मई तक ये वहां पर मीटिंग होगी। ओके, इंडिया की तरफ से कौन गए? श्रीमती सीतारमण जी। अब एडीबी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा? मनीला, फिलीपींस के अंदर। और देखें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966। आपको ये ईयर पता होना चाहिए, डेट नहीं पता तो एक बार आपका चल जाएगा। ओके, अब इसका करता क्या, इसका फंक्शन क्या है? प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। ओके, तो ये सॉफ्ट लोन देने का काम करता है, लाइक AIIB, वर्ल्ड बैंक, इनकी तरह ये आपका सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। किन किन कंट्रीज को देता है? ऑफ कोर्स जैसे ये संगठन बनाया गया है वो इंटर गवर्नमेंटल है, उसके अंदर एशिया और पैसिफिक नेशन जितने भी है उनको सब ये कवर करता है। कितने मेंबर है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 68 मेंबर्स है, उसमें से 49 है ना वो एशिया वाले देश है वो कवर करता है, और रेस्ट जो 19 कंट्रीज है वो पैसिफिक को कवर करते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन काम की थी, सब अपने कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी के दोस्त फिर से इलेक्ट होके क्या बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। तो ऑलरेडी इनका नाम आप जानते होंगे, एंथनी, ठीक है, एंथनी जो करके है, तो आप एंथनी याद रखो ना, बात ही खत्म। ओके, तो एंथनी भैया क्या बन गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, दूसरी बार, अच्छी बात है। बाकी आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के, अच्छी बात बोली, इसमें अच्छी बात क्या है? देखो इनके साथ ऑलरेडी हम एक टर्म मोदी जी ने निकाल दिया है और अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो फिर से एक नया बंदा नहीं आ रहा है, फिर से हमें उनकी रिलेशन हमें अच्छे करने में टाइम लग जाए तो एक वो टाइम हमारा खराब नहीं होगा। ऑलरेडी एक जो रिलेशन बना हुआ है वो हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, सिंपल ये देखा जाए तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। उनके कैपिटल कौन है? कैपिटल कौन सी है? तो कैनबेरा है। और करेंसी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है आपको पता ही होगा, पर इसका लोकेशन भी आपके सामने है और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया दिखता है। ये न्यूजीलैंड है, ये पापुआ न्यू गिनिया है, इंडोनेशिया है। इस साइड आप जाओगे तो आपका ये इंडियन ओशन है और इस साइड आपको अपना भारत, प्यारा भारत आपको दिखेगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये इंडेक्स बहुत न्यूज में रहती है बच्चों, बहुत न्यूज में रहती है। और ये आपके सामने धरती का नक्शा है, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें अर्थ आ गया। और इसमें आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो गुड है, और इसमें आपको यूएसए और आपको कनाडा दिख रहा है, और इधर आपको फिनलैंड वगैरह दिख रहा है। जो मेन 2 कंट्री आपको यूएसए, तो वहां पर ये बोल रहे हैं कि फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कि वहां पर स्थिति अच्छी है। जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है या फिर लाइट येलो दिख रहा है वो सेटिस्फैक्टरी के अंदर है। ओके, तो ये आप देख सकते हो मैप के, उसके नीचे आगे देखते हैं प्रॉब्लमेटिक। तो हमारा भारत किस में आ रहा है? ओके, हमारा भारत डिफिकल्ट के अंदर आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। और जो डार्क एकदम ब्लैक दिख रहा है ये बोल रहे हैं उनका तो भविष्य ही नहीं है, ये तो खत्म है अपने आप में। ओके, तो ये सब के सब कैसे डार्क है ऑफ कोर्स। ओके, वेरी सीरियस।
ओके इस पे ये इंडेक्स ऑफ कोर्स बहुत न्यूज में रहती है, तो इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन निकालता है वगैरह वगैरह। ओके तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज कौन किसने किया है? रिपोर्टर विदाउट द बॉर्डर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रिपोर्टर विदाउट द बॉर्डर करके ये संगठन है जो इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। गिव्स अ ग्रीन पिक्चर ऑफ द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम लैंडस्केप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री। सिचुएशन हैज बीन डिस्क्राइब एज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये ओवरऑल एक बता रहा है कि हमारे पूरे संसार के लिए ये डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं सिचुएशन है, स्थिति है। ऑन अ ग्लोबल स्केल बता दिया मैंने आपको, ड्यू टू द कंपाउंडिंग द सोशियो पॉलिटिकल लीगल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द जर्नलिस्ट एंड द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह की ऐसी ही स्थिति है। ओके इनका ऐसा कहना है, इनके वर्ड से, हमारे नहीं है। ओके इंडिया का रैंक कितना ये भी देख लेते हैं। तो 151 151 का रैंक आता है आउट ऑफ 180 कंट्री। तो इंडिया का रैंक कौन सा है? 151। ओके 151 वाला रैंक है। स्कोर भी इधर मेंशन कर दिया, कई बार ये स्कोर भी पूछा जाता, 32.96, ठीक है, ये स्कोर है। प्रीवियस रैंक कितना था इसके पहले? तो 159 है। तो आप देख सकते हो, अरे अच्छी बात है, हम तो जंप कर रहे हैं। हाँ तो अभी है 151 प्रेजेंट की स्थिति, और पहले कितने थे? 159। तो हमारा कहीं ना कहीं हम इंप्रूव कर रहे हैं। ओके अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। ओके इंप्रूवमेंट हुआ है, मूव्ड बाय 8 प्लेसेस। नंबर 1 पे कौन आता है? नॉर्वे आ रहा है। ओके तो हमें ये चीज इसके बारे में देख सकते हैं। चलो ओके नेक्स्ट न्यूज पे आ जाए। भारत गौरव डिलक्स ट्रेन लॉन्च्ड फॉर द 17 डे चार धाम यात्रा। ओके यात्रा पे ये है। ओके तो एक ऐसी ट्रेन पहले भी इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ऐसी ट्रेन निकाली गई है, नथिंग न्यू। ओके बट ऐसा कुछ आता है न्यूज में तो हमें पता होना चाहिए। चार धाम की यात्रा की बात की जा रही है। ओके इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस अ भारत गौरव डिलक्स ट्रेन फॉर द चार धाम यात्रा। ओके वेट अ मोमेंट, वही व्हील हमें दिख नहीं रहा था तो व्हील हमने ढूंढ लिया। ओके इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस अ भारत गौरव डिलक्स ट्रेन फॉर द चार धाम यात्रा। ये तो हो गया। द ट्रेन विल कवर ऑल द रिलीजियस प्लेसेस। उनकी लिस्ट आपके सामने बद्रीनाथ है, आपका जोशीमठ है, ऋषिकेश है, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम एंड द्वारका अलोंग साइड द अदर रिलीजियस प्लेसेस लाइक काशी विश्वनाथ, भीमशंकर और आपका रहेगा त्र्यंबकेश्वर। तो ये जितने भी आप देख सकते हो धार्मिक स्थान है, रिलीजियस जो स्थल है, वो सब के सब ये ट्रेन है वो कवर करेगी। The train will cover a total distance of the 8,425 किलोमीटर। के इतना पूछा जाता है? नहीं, किलोमीटर वगैरह नहीं। हाँ ये पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होगी। तो दिल्ली के स्टार्ट होने वाली है रेल। इन्होंने स्टेशन भी दे रखा है कि जो सफरजंगगंज करके है रेलवे स्टेशन है, वहाँ से स्टार्ट होगी 27th ऑफ दिस मंथ। ओके एंड कवर ऑल 4 धाम ऑफ द कंट्री एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस इन 17 दिन के अंदर। ये जो मैंने आपको जितने भी स्थल बताए वो सब के सब ये कवर करेंगे। नाम आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड, ये क्योंकि इसका फेज 1 ऑलरेडी आ चुका है, वो जो नॉर्दर्न वाली बॉर्डर थी वहां पर कवर हो गया था। ओके ये कैबिनेट में अप्रूव कर दिया है आपके सामने। काफी बढ़िया फोटो लग। चलो अब देखो वाइब्रेंट विलेज क्या होता है, वाइब्रेंट विलेज पे चलते हैं। ओके बट देखो वाइब्रेंट विलेज पे आ जाता है। कैबिनेट ने इसको परमिशन तो दे ही दिया है। ओके तो जो बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर्स है ना, वहां पर विलेज को डेवलप करना है, बढ़िया सा इंफ्रा बनाना है, वही एक स्कीम है, वो आपका है वाइब्रेंट विलेज। इसका फेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, ये है न्यूज। अब पढ़ते हैं क्या है वगैरह, कितना अमाउंट दिया गया है, डिटेल्स अपने देखते हैं। कितने जो क्या यूनियन कैबिनेट के जो चेयरमैन कौन होता है आपको पता है? चेयर कौन करता है? पीएम मोदी करते हैं, ठीक है, पीएम होता है वही करते हैं। अप्रूव्ड द वाइब्रेंट विलेज
प्रोग्राम सेकेंड एज अ कैबिनेट एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या रहेगा, मतलब ये स्कीम के अंदर 100% जो ग्रांट या पैसा देगा, फंड किसका लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। ओके, और स्कीम ये कब से लेके कब तक चलने वाली है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेके 2028-29 के लिए, ये टर्म भी हमें पता होना चाहिए। अबाउट द स्कीम, स्कीम के बारे में जानते हैं, इसका क्या विजन है। विजन ऑफ, ओके, द स्कीम सपोर्ट द विजन ऑफ विकसित भारत, ठीक है, डेवलप इंडिया की बात कर रहे हैं 2047 के अंदर 2047 फॉर द सेफ सिक्योर एंड द वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर। हमें 2047 तक अगर हमें जो लैंड बॉर्डर्स है उनको सेफ सिक्योर बढ़िया रखनी है, इंफ्रा पावर बिल्ड होना चाहिए लाइक यूएसए, वैसा हमें काम करना है 2047 तक। तो उसका ही आप बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव है, उसका सेकेंड पार्ट है। It focus on the comprehensive development of village in the block adjoining the international land borders, excluding the northern border। अब क्यों एक्सक्लूड करना, आगे लिखा वो ऑलरेडी कवर अंडर द फेज 1। तो नदर्न बॉर्डर को छोड़ के इसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर भी है, ईस्टर्न बॉर्डर भी है। वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है पाकिस्तान आता है, ईस्टर्न के इस साइड अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर कौन आता है, बांग्लादेश। तो वो दोनों ही ये बॉर्डर पे हमें वाइब्रेंट विलेज को लिए हमें इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा। कितना पैसा रखा है टोटल, तो 6,839 6,839 करोड़ ये अमाउंट है। तो अप्रॉक्स नहीं करके 6,800 करोड़ है। ओके, इम्प्लीमेंट का पीरियड कब रहेगा, टिल कब तक, 18-19 तक, जो ऑलरेडी मैंने आपको टर्म बता दिया है। क्लियर है, इंफॉर्मेशन नेट टू कट वो इंफॉर्मेशन लाए हैं जो आपके लिए काम की है। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स है वो कवर होंगे, वो अपने सब एक बार देख लेते हैं। ओके, तो कौन कौन से स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, मेन मोटो क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो देख रहे हैं। टू क्रिएट द बेटर लिविंग कंडीशन इन द स्ट्रेटेजिक बॉर्डर विलेज, बढ़िया कंडीशन हो वहां पे। यस, फिर देख रहे हैं टू प्रोवाइड द एडिक्वेट द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि होता क्या है कि बॉर्डर की हमारी जिंदगी और जो बॉर्डर पे जो गांव है उनके बीच में काफी डिफरेंस है, वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है। तो हमें वहां पर वो लोग क्या करेंगे, वो भी एज अ अंदर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। अगर वो अंदर वाले पार्ट पे आ जाएंगे तो हमारी बॉर्डर कैसे सुरक्षित रहेगी। बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए तो है ना हमारी आर्मी है, बीएसएफ है, नहीं वो तो है ही हमें, मगर क्या रहता है कि क्योंकि कितना पार्ट आप कवर करोगी। हमारे बॉर्डर पे आप देख सकते हो बांग्लादेश के साथ में कितना सारा किलोमीटर हमारी बॉर्डर कनेक्टेड है, वही पाकिस्तान के साथ में हर जगह तो हमारा कोई आर्मी का बंदा नहीं खड़ा रह सकता। ठीक है, तो वहां पर गांव हो गए, वहां पर कोई एक्टिविटी होगी, वो तुरंत इंफॉर्मेशन किसको, हमारी फोर्सेस को पहुंचा सकते हैं, और जो घुसपैठ वगैरह होती है ना उससे हमें बचा जा सकता है। तो जैसे आप चाइना देख सकते हो, चाइना ने हमारी इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर लगती है वहां पर बढ़िया इन्होंने इंफ्रा बिल्ड कर दिया है, बढ़िया बढ़िया उन्होंने मतलब गांव बना रखे हैं, फ्लैट्स बना रखे हैं, सब सुविधा उनको मिल रही है, जिससे और वहां पर जॉब्स भी वो क्रिएट कर रहे हैं, जिससे लोग हैं वो मेनलैंड चाइना के अंदर वो नहीं जा रहे हैं, और वहां पर लोग रहेंगे, रेसिडेंसी होगी, तो वहां पर कुछ भी किसी भी प्रकार की वॉर की एक्टिविटी होगी तो वो लोग अपनी जो फोर्सेस हैं उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये मेन रीजन रहता है, और यही कारण की वजह से इंडिया क्या कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब देख रहे हैं कि सेफ इंटरनेशनल बॉर्डर होनी चाहिए टू कंट्रोल द ट्रांस बॉर्डर क्राइम इन द वनरेबल रीजन। देखो बॉर्डर पे वहां पर क्राइम्स वगैरह होने की ज्यादा संभावना रहती है, वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्राइम भी होगा। ओके, तो वो गवर्नमेंट को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे क्राइम्स वगैरह ना हो। टू इंटीग्रेट द बॉर्डर पॉपुलेशन विद द नेशनल मेन स्ट्रीम, जो मैंने आपको बता दिया, जिससे वो पॉपुलेशन मेन स्ट्रीम के अंदर ना आए। ओके, और वो भी अब वो नहीं आएंगे ना, अगर आप उनको वो सब फैसिलिटी दे देंगे जो मेन स्ट्रीम के अंदर मिल रहे हैं, तो वो क्यों आएंगे अपना घर छोड़ के। और जो लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, टू इनेबल विलेज टू सर्व एज आई एंड ईयर करके, आंख और कान होते हैं एक्चुअली। ओके, ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस इनहेंस द इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर है। ओके, चलो फिर जैसे जिस हिसाब से हमारे इधर अभी माहौल चल रहा है इंडिया और पाक का, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया, बीएसएफ टू गेट द 16 बटालियन। ओके, बीएसएफ को 16 नई बटालियन दिए गए हैं, इसके साथ में 2 फील्ड हेडक्वार्टर भी दिए
एक पाकिस्तान के लिए और एक हमारे बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर के लिए दी। ओके, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेट टू रिसीव द गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल हो चुका है, रेज 16 न्यू बटालियन और साथ में 2 हेडक्वार्टर। ये कुछ फ्यू इयर्स के अंदर, कुछ सालों के अंदर उनको ये मिल जाएंगे। देखो एक बटालियन के अंदर कितने ट्रूपर्स होते हैं, तो 16,000 ट्रूपर्स होते हैं। ओके, और द न्यू बटालियंस विल ऐड अप्रोक्सीमेटली 17,000 पर्सोनल। तो इससे एक अच्छा जॉब क्रिएशन होगा, इतनी सारी बीएसएफ के अंदर जॉब आएगी तो हमारे युवाओं के लिए अच्छी बात है, वो सर्व कर पाएंगे ओके इंडिया को। करंटली द बीएसएफ के पास कितनी बटालियन है, 193 बटालियन है। ओके, और ये क्या करते हैं, अब बीएसएफ कहाँ कहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इंडिया का वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर से उनको प्रोटेक्ट करती है। ओके, सदर्न बॉर्डर पे ऑफ कोर्स कौन सी लगती है, आर्मी लगती है। ओके, तो बीएसएफ काफी रोल है। ओके, फिर देख रहे हैं पोर्ट जो भी न्यूज में है। ओके, साथ साथ में देखो वॉर के तो माहौल है ही, मगर इंडिया डेवलपमेंट में पीछे नहीं रह रहा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रही है, आए दिन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता ही रहता है, करंट अफेयर में न्यूज रहती है। तो पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है एक डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन द केरला। कहाँ पर है, केरला के अंदर। ओके, तो ये कहाँ पर है, इसका नाम क्या आपका रहेगा, विजहिम जाम करके है, इंटरनेशनल डीप वाटर है, केरला के अंदर है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। कितना पैसा लगेगा इसके लिए, वर्थ ऑफ 8,800 करोड़। ओके, ट्रिपल पी मॉडल पे ये मॉडल पे बन रहा है, और ये कौन बना रहा है, अदानी पोर्ट की बात, अदानी पोर्ट सबसे बड़े पोर्ट कंपनी, आप ये देख सकते हो अदानी पोर्ट ही है। ओके, दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इंडिया का पहला डीप वाटर। ठीक है, कितना है इसका, तो नेचुरल डेप्थ ऑफ मोर देन 18 मीटर, ज्यादा रहता है ऑफ कोर्स, स्केल पर इसको कर सकते हैं 20 मीटर तक भी, इसको स्केल इसको बढ़ाया जा सकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, पोर्ट टाइप कैसा है, तो डीप वाटर मल्टीपर्पज है। ओके, की एम क्या है, रिड्यूस द फॉरेन। अभी हमारे पास ऐसा कोई डीप सी पोर्ट हमारे पास नहीं था, तो उससे क्या रहता था, हमारे जब भी ऐसी नीड रहती थी तो हम किसी और देश पे डिपेंडेंट थे। ओके, तो रिड्यूस द फॉरेन पोर्ट डिपेंडेंसी, बूस्ट द मैरीटाइम ट्रेड, जिससे हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, और हम जैसे हम किसी और कंट्री के पास जा रहे हैं, तो अब हमारे पास भी तो कंट्री जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी अब ऐसी फैसिलिटी बन चुकी है, बन गई है। ओके, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो सागरमाला, आपको पता है सागरमाला प्रोजेक्ट, ये सब बहुत पुराने प्रोजेक्ट है। ओके, जिसके अंदर हर साल एनुअली जो बजट निकलता है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट है वो एलोकेट किया जाता है। सागरमाला हो या पीएम गति शक्ति है, चाहे मैरिट टाइम अमृतकाल विजन है, तो इसके पॉलिसी के अंदर ही इसका पार्ट है ये। ओके, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, बूस्ट टू द कोस्टल इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन होगा, एमएसएमई सपोर्ट भी मिलेगा, तो ये सब हमें बेनिफिट हो गए। पार्टनरशिप ऑलरेडी मैंने बता दिया, ट्रिपल पी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन बना रहा है, अदानी पोर्ट्स बना रहा है। डन, क्लियर है, चलो क्लियर ही होगा। ओके, तो इसी प्रकार आपका ये वीकली करंट अफेयर की जो मोस्ट टाइम पे न्यूज़ थी वो मैंने सब के सब आपके लिए कवर कर दी है। थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन अगर एंड तक देखा है, इसी प्रकार आप आगे और भी वीकली न्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलो।